ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, बैटल ऑफ चौसा किस रूलर ने फोर्ट किया था? बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस बिटवीन, एक तो बिटवीन और किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? यहाँ पे देखो दिक्कत तो सीधे सागस हुमायूं था। हुमायूं ने अराउंड 1530 से लेके 40 तक, फिर बीच में सूरी डायनेस्टी आई थी, है कि नहीं। उसके बाद वापस आ गया था वो 55 और 56 में उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अकबर नया रूलर बना था। ये एक पॉइंट। अब हुमायूं के टाइम पे आपने 2 पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट की ये इंडिया का अगर मैप ले लें तो उस वक़्त यहाँ पे जो यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में कौन था? मुग़ल। यहाँ पे तो हुमायूं खुद था। यहाँ पे जो ईस्ट रीजन है वहाँ पे अफ़गानी थे। कौन थे? अफ़गानी थे। और यहाँ पे बहादुर शाह था, बहादुर शाह था। तो हुमायूं के टाइम पे एक तो वो बहादुर शाह को डिफीट करता है, सप्रेस करता है उसको, वापस वो बाद में फिर से आ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था बाद में आगे जाके अकबर जो है फिर गुजरात को फिर से डिफीट करता है, उनको कम्प्लीटली ख़त्म करता है। फिर गुजरात को डिफीट करने के उस विक्ट्री के खुशी में अकबर जो है कौन सा चीज़, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हुमायूं के टाइम पे ईस्ट में कौन थे? अफगान्स थे। यहाँ पे गुजरात रीजन में बहादुर शाह था। वो बहादुर शाह को पहले सप्रेस करता है, फिर यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे पहले इस बहादुर शाह को सप्रेस करेगा, करने के बाद यहाँ से अफ़गानी उस पर अटैक करते हैं। तो बाद में अफ़गानी शेर खान आता है, उसके चलते वो हार जाता है और उसको भागना पड़ता है कि नहीं है। उसके बाद ये जो यहाँ पे जो अफ़गान, ये तो बहादुर शाह या गुजरात में जो भी था बहादुर शाह के जो सक्सेसर्स होते हैं, बहादुर शाह वापस इसको वो कर लेता है, एनेक्स कर लेता है। उसके बाद आगे जाके अकबर आएगा। अकबर आने के बाद अकबर जो है एक तो यहाँ पे बैटल पानीपत हिमू के साथ लड़ा था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हिमू जो है वो अफ़गानी होता है, तो उस तरह से अफ़गानियों को ख़त्म करते हैं कम्प्लीटली। और यहाँ पे गुजरात को भी अकबर जीत जाता है। तो इन द विक्ट्री ऑफ गुजरात, उसके खुशी में अकबर जो है एक मोनूमेंट बिल्ड करता है। कौन सा मोनूमेंट या कौन सा स्ट्रक्चर बिल्ड करता है अकबर? नहीं, मैं कह रहा हूँ अकबर ने यहाँ पे गुजरात को हराया था, हराया। गुजरात को हराने के बाद वो उस याद में, उस खुशी में या उसकी याद में, इस विक्ट्री की याद में एक स्ट्रक्चर बनाता है, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा, ये हमने पढ़ा था कल, है ना। तो ये बैटल ऑफ चौसा। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना, 1539 बैटल ऑफ CHAUSA चौसा, यहीं अफ़गानीज़ के साथ इसका लड़ाई होता है। उसके अगले साल 1940 में बैटल ऑफ बिलग्राम या उसको कन्नौज भी बोलते हैं, तो जहाँ पे उसको फाइनली इंडिया छोड़ के भाग जाना पड़ता है। तो ये बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में था? अफ़गान या शेर खान वर्सेस हुमायूं, और 1939 ये पॉइंट था। फिर सेम वे बैटल ऑफ हल्दी गाठी कब हुआ था? चलो इतना ही बताओ कब हुआ था। और बैटल ऑफ हल्दी गाठी कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे देखो, मैंने कहा था उसके बाद दिल्ली में कौन आ जाता है? अकबर। अकबर रूलर जब बन जाता है तो फिर वो बाकी जो भी राजपूत थे उस वक़्त के, उन सब के साथ वो फ्रेंडली रिलेशन बना लेता है। वो सब अकबर जो है सारे राजपूत को अपने अंडर ले आता है, और ले आने के बाद जो राजपूत रूलर्स थे उनको अच्छे अच्छे टॉप पोजीशंस में भी रख लेता है। जैसे कि हमने एक उनका बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर था मान सिंह। मान सिंह जो है एक राजपूत रूलर था जो अकबर के टाइम पे बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर था। अब उस वक़्त, अब यहाँ पे जो है ये वाला रीजन है जहाँ पे सारे अफ़गानीज़ होते थे, सॉरी राजपूत यहाँ पे हुआ करते थे। अब सारे राजपूत ने अकबर को अपना रूलर मान लिया, उसके अंडर आ गए, लेकिन एक राजपूत रूलर था जो अकबर के अंडर नहीं आया था, राणा प्रताप सिंह। तो फिर राणा प्रताप सिंह जब उसके अंडर नॉर्मली नहीं आया तो फिर उसके वहाँ पे अटैक कर देता है कौन? अकबर। और अकबर की आर्मी जब राणा प्रताप सिंह पे अटैक कर रही होती है तो उसको लीड कौन कर रहा होता है? मान सिंह। तो मान सिंह राजपूत दिन दिखोदे और अटैक भी राजपूत पे हो रहा है। तो उसी बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ हल्दी गाठी। और ये कब हुई थी? 1575-76 के टाइम पे बैटल ऑफ हल्दी गाठी। वेरी गुड। बीजापुर, ये आज हम पढ़ेंगे बीजापुर, ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, ये पढ़ा था हमने। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो फर्स्ट उनका जो एम्बेसडर आया था जहांगीर के पास, कौन था वो? विलियम हॉकिंस। कहाँ पे? विलियम
हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को पोर्चुगीज़ की प्रेशर होने की वजह से उसको कोई परमिशन नहीं मिलती है और वो खाली हाथ वापस चला जाता है। और विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सा टाइटल दिया था? इंग्लिश खान विलियम हॉकिंस। उसके बाद आगे जाके अराउंड विलियम हॉकिंस आता है अराउंड 1608। इस टाइम पे विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर के कोर्ट में। फिर आगे जाके 1615 को थॉमस राव आ जाता है जहांगीर के कोर्ट में। और उस वक़्त जहांगीर जो है थॉमस राव को परमिशन देता है फैक्ट्री खोलने की। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? सूरत में। कब खोली थी? 1615-16 के टाइम पे। तो ये हमने पढ़ लिया था। ब्रिटिश जेम्स वन वॉज सेंट टू जहांगीर कोर्ट। और जब यहाँ पे जहांगीर रूलर था, जब इंडिया में, यहाँ पे देखो इंडिया में कौन रूलर है? जहांगीर। उसके कोर्ट में 2 यूरोपियन एम्बेसडर्स आए थे ट्रेड के लिए, परमिशन लेने के लिए। तो उस वक़्त जो ब्रिटेन था वहाँ पे रूलर या मोनार्क कौन था? जेम्स फर्स्ट। और इसको यही भी, इसका भी क्या आंसर है? विलियम हॉकिंस। आज एक विलियम हम आज भी पढ़ेंगे। अबुल फजल को किस रूलर ने मरवाया था? जहांगीर ने मरवाया था, क्योंकि अबुल फजल जो है वो अकबर का बहुत ही ख़ास बंदा था। और उसने कौन सी बुक लिखी थी? दिन दस ज़हरा बताओ, एक भी आंसर नहीं दिया आज। अकबरनामा। और उसमें जो कौन सा वॉल्यूम को हमने आईन अकबरी कहा था? वॉल्यूम 3, उसको आईन अकबरी कहा था। अच्छा यहाँ पे देखो, द डेट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा इज नाउन एज आईन अकबरी। तो ये कौन सा आंसर आएगा? 3rd वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा को हम क्या कहते थे? आईन अकबरी। उसी तरह हु बिल्ड रेड फोर्ट एट आगरा? वेरी गुड। रेड फोर्ट एट आगरा, रेड फोर्ट एट आगरा अकबर होगा। रेड फोर्ट देखो, यहाँ पे देखो अच्छे से, एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ मैं, एक सेकंड। यहाँ पे देखो, अकबर था। अकबर किस सेंट के पास गया था बच्चे की दुआ करने के लिए? सलीम चिश्ती। वो कहाँ पे रहता था उस वक़्त? सीकरी में रहता था, फतेहपुर सीकरी में रहता था। उसके बाद उसको लड़का पैदा होता है, उसका नाम वो क्या रखता है? सलीम। आगे जाके वो टाइटल लेता है जहांगीर का। और उस खुशी में वो एक नई सिटी बिल्ड करता है। क्या नाम था उसका? फतेहपुर सीकरी। और अब ये एक पूरी सिटी है। इस सिटी में वो एक रेड फोर्ट भी बनाता है, एक जामा मस्जिद भी बनाता है इसी सिटी में। जिस तरह दिल्ली में रेड फोर्ट है, किसने बनाया? शाहजहां ने। उस सिटी को जब आगरा में, पहले आगरा में था, आगरा से फिर वो शाहजहां आबाद एक नई सिटी बनाते हैं, शाहजहां आबाद। और वहाँ पे एक रेड फोर्ट बनाएगा, एक जामा मस्जिद बनाएगा। उसी तरह अकबर का यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में भी होता है। और फिर ये जो जामा मस्जिद है, उसका बाद में जाके जब वो गुजरात को हरा देता है तो फिर वहाँ पे गेट बनाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? बुलंद दरवाज़ा। किस जामा मस्जिद? एक फतेहपुर सीकरी। उसका गेट किसने बनाया? अकबर ने। जैसे कि हमने उस दिन दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, दिल्ली, देखो यहाँ पे इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट कैसे करोगे। देखो, दिल्ली सल्तनत में हमने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो किसने बिल्ड किया था? स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको फिनिश किया था इल्तुतमिश ने। किया था कि नहीं किया था? उसके बाद ये जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, उसका एक गेट बनाया था आलिया दरवाज़ा। वो किसने बनाया था? अलाउद्दीन ने। तो चीज़ें समझ आ रही हैं साफ होके? तो यहाँ पे जामा मस्जिद में बुलंद दरवाज़ा जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो किसने बनाया था? अकबर ने। और किस खुशी में? गुजरात के फतह होने में। गुजरात कॉन्क्वेस्ट जो भी है, यहाँ पे गुजरात लिख दूंगा तो याद आ जाएगा कि गुजरात के जीतने के बाद उस खुशी में उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया। कहाँ पे? जामा मस्जिद का गेट था वो। और फतेहपुर सीकरी में। और रेड फोर्ट आगरा में किसने बनाया था? रेड फोर्ट अकबर ने। ये पॉइंट याद रखने। फिर वहाँ पे एक और कुछ स्ट्रक्चर्स बना था, जैसे कि उसकी मैंने अकबर की एक राजपूत वाइफ थी, उसका नाम क्या था? जोधा। हाँ, तो यहाँ पे जोध बाई पैलेस एक जगह होते है, पैलेस होता है, वो भी अकबर बनाता है फतेहपुर सीकरी में। उसी तरह एक 5 मंजिला का एक पैलेस होता है। आज मैंने फ़ोटो नहीं डाला, दिन टेम चमाथो गया, तो वो मैं बाद में उसमें देख लेना कि एक 5 मंजिला एक पैलेस होता है, पंच महल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच
महल, वो भी कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स फतेहपुर सीकरी में है। तो इस तरह से कहाँ गया क्वेश्चन अपना, कहाँ था ये क्वेश्चन, बताओ कोई। द कमांड, मैंने कहा था साउथ दिल्ली सल्तनत को जो है साउथ इंडिया में उसने एक्सपेंड किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। पहले दिल्ली सल्तनत जो है सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, अगर ये इंडिया का मैप अगर हम कहें तो पहले दिल्ली सल्तनत सिर्फ इधर हुआ करती थी, ठीक नहीं थी। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो वो इधर साउथ की तरफ अटैक करता है, इन्वेट करता है। उस वक्त मैंने बोला था यहाँ पे यादवा डायनेस्टी थी, यहाँ पे होयसालास थे, यहाँ पे ककटियास थे और यहाँ पे पांड्यास थे। जो यादवास थे वही, यादवास का कैपिटल क्या था, देवागिरी। इसी तरह ककटियास का कैपिटल क्या था, ये सब मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब अलाउद्दीन, देखो अभी बैटल ऑफ हल्दीघाटी में अकबर की सेना ने किस पे अटैक किया था, राणा प्रताप पे। और अकबर की सेना को कौन लीड कर रहा था, मान सिंह, है ना। तो उसी तरह जब अलाउद्दीन की फौज साउथ इंडिया अटैक करती है तो उस वक्त उसकी फौज को कौन लीड कर रहा था, वाह क्या बात है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हम बात कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन दुमान तब तक उसकी वो उसी को तो मार के अलाउद्दीन रूलर बना था। वेरी गुड, मालिक कफूर। कहाँ पे, इधर देखो। अब इसी चीज़ को यहाँ पे नोट्स पे देखो आप लोग, ये चीज़ें मैंने बताई हुई है या जस यंता कौन सा था ये, अच्छा ये तो दिल्ली सल्तनत का हुआ ना। चल उसमें नोट्स में देखो, अपने नोट्स में उसका ये मालिक कफूर का मैंने बताया था। तो थोड़ा तो क्वेश्चन में गसो तीन दो, तो जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। अब हर एक पॉइंट को क्वेश्चन में हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते ना, तो हर एक पॉइंट को क्वेश्चन तो सुन पाया, इसलिए हर एक पॉइंट को सीरियसली सुनो, ताकि जस्ट इनका आइडिया का यूँ ना तो एक टिक मारना है, बस इतना ही है। इसी तरह यहाँ पे देखो, मैंने 2 पॉइंट्स कहा था उस दिन, तुजू के बाबरी और तुजू के जहांगीरी। मुग़ल एम्पायर में 2 रूलर ऐसे थे जिन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी थी। पहला था बाबर, सेकंड था जहांगीर। बाबर ने लिखी थी तुजू के बाबरी, जहांगीर ने लिखी थी तुजू के जहांगीरी। डिफरेंस यही था कि जो बाबर ने तुजू के बाबरी लिखी वो टर्किश में थी, और जो जहांगीर ने तुजू के जहांगीरी लिखी थी वो पर्शियन में थी। बस ये पॉइंट याद रखना। फिर ओरिजिनल नेम ऑफ शाहजहां, खुर्रम, ये हमने पढ़ा था, खुर्रम प्रिंस खुर्रम, प्रिंस खुर्रम। और इसकी जो वाइफ थी मुमताज़ महल, उसका क्या ओरिजिनल नेम था, बेगा बेगम। सही है, सही है। सलीम किसका ओरिजिनल नेम था, जहांगीर का। दारा शिको तो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा हुआ। फरीद एक वो होता है, सूफी सेंट होता है। फिर यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे जो रूलर था उस पे जो बुक्स थी और वो किसने लिखा था, यहाँ पे तुजू के बाबरी हमने बोला बाबर खुद ने लिखा, ऑटोबायोग्राफी हो गई। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो हुमायूं की एक डॉटर थी, उसकी बेटी थी, उसके डेथ होने के बाद उसकी बेटी जो है उसका बायोग्राफी लिखती है गुलबदन बेगम, हिस्ट्री ऑफ हुमायूं। तुजू के जहांगीरी खुद ने लिखा था ऑटोबायोग्राफी। शाहनामा किसने लिखा था, इनायत खान। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, यहाँ पे एक शाहजहां नामा है ये वाला, इन शाह। अब ये पॉइंट देखो, यहाँ पे देखो, अकबर था, अकबर के टाइम पे 2 इम्पोर्टेंट पोइट्स या ऑथर्स थे। कौन कौन थे पोइट्स, एक था अबुल फजल अबुल फैज़ी। ये दोनों शेख मुबारक के बेटे थे। ये किसके बेटे थे, शेख मुबारक के बेटे थे। अब यहाँ देखो, अबुल फजल ने लिखा था अकबर नामा, किसने लिखा था, अबुल फजल ने। जो अबुल फैज़ी था, यहाँ पे देखो, अकबर के टाइम पे एक डिपार्टमेंट बना था ट्रांसलेशन के लिए, किताबों को बना था कि नहीं बना था। तो उस डिपार्टमेंट का हेड था फैज़ी, अबुल फैज़ी। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था, मकतब खाना उसका था। एक था इबादत खाना एक हॉल हुआ करता था जहाँ पे अलग अलग रिलीजियस के स्कॉलर्स आके डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे। और एक था मकतब खाना जहाँ पे जो बुक्स की ट्रांसलेशन हुआ करती थी। यहाँ तक क्लियर है। और उस वक़्त मैंने आप एक पॉइंट लिखवाया था, महाभारत को, ये तो संस्कृत में है, उसको ट्रांसलेट किया था किस में, पर्शियन में। और उसको हमने बोला था क्या था, रज़मनामा, है ना, रज़मनामा।
और ये किसकी क़ियादत में या किसकी उसमें हुआ था जब ना, अबुल फैज़ी। कल को रज़मनामा किसने लिखा था, अबुल फैज़ी का तो आंसर होता ना, वो भी टिक कर सकते हो। यहाँ पे अकबरनामा का आ गया तो किसको करोगे, अबुल फजल को करोगे। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह ये किसके टाइम पे है, अकबर के टाइम पे। उसी तरह जब हम शाहजहाँ के टाइम पे आएंगे तो वहाँ पे भी दो जो है ऑथर होते हैं। क्या होते हैं, दो ऑथर। एक का नाम होता है इनायत खान। क्या नाम होता है, इनायत खान। एक का नाम होता है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। इनायत खान और अब्दुल हमीद लाहौरी ये किसके कोर्ट में होते हैं, शाहजहाँ में। और जो शाहजहाँ नामा, शाहजहाँ नामा ये किसने लिखा था, इनायत खान ने। और ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी उसने भी एक बुक लिखी होती है, उसका नाम होता है पातशाह नामा। पातशाह नामा। ये पॉइंट्स याद रहेंगे। यहाँ पे हमने चार ऑथर्स के बारे में बताया। अबुल फजल, अबुल फैज़ी ये अकबर के टाइम पे थे। अब्दुल हमीद लाहौरी और इनायत खान ये शाहजहाँ के टाइम पे है। इसने शाहजहाँ नामा लिखा था, इसने पातशाह नामा लिखा था। इसी तरह महाभारत को इसमें ट्रांसलेट किया तो रज़म नामा हो गया। फिर यहाँ पे अकबर नामा, और अकबर नामा के जो है कितने वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम, और इसी को हमने बोला था आईन अकबरी वॉल्यूम 3 को बोला था। ये पॉइंट्स क्लियर हैं सबको। उसी तरह उस दिन हमने बोला था जो आप अभी हकीमा ने कहा कि शाहनामा, यहाँ पे क्या है, शाहजहाँनामा। एक बुक था शाहनामा, ये किसने लिखा था, फिरदौसी। फिर और वो किसके टाइम पे था, फिरदौसी किस रूलर के टाइम पे था, किस रूलर के कोर्ट में था फिरदौसी। देखो यहाँ पे सब इधर देखो, मुस्लिम इन्वेजन्स की जब हमने बात करी थी, अगर ये इंडिया उस वक़्त था तो यहाँ से मुस्लिम इन्वेजन हुआ था कि नहीं हुआ था। उसमें से जो पहला जो मुस्लिम रूलर आया था, जो सिंध तक आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। उसके बाद जो इंडिया में अटैक किया था दूसरा रूलर, वो था महमूद ऑफ गजनी। और जो तीसरा रूलर था जो इंडिया अटैक किया और आइबेक को यहाँ का मिलिट्री जनरल बना के, गवर्नर बना के चला गया था, कौन था वो, मोहम्मद गोरी। अब यहाँ पे इस महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे मैंने दो ऑथर्स का बताया था, एक था अलबिरूनी और दूसरा था फिरदौसी। और इसी अलबिरूनी ने लिखा था किताब अल हिंद और फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। ये पॉइंट्स क्लियर है सबको। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि फिरदौसी, शाहनामा, ये वो XYZ। उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे मैंने बोला महाभारता पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था, अबुल फैज़ी ने। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे इस पॉइंट को भी याद रखो। अभी हमने बोला कि महाभारता को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था, अबुल फैज़ी। हम लिख सकते हैं अबुल, क्योंकि उसी के डिपार्टमेंट में था। इसमें लिखता हूँ मकतब खाना। ये पॉइंट सबको याद है ना। इसी तरह जो हिंदुज़म की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गीता और उपनिषद। गीता उनकी जो रिलीजियस बुक है, उपनिषद भी उनकी एक रिलीजियस बुक है। इनको पर्शियन में कन्वर्ट करता है कौन, आगे जाके इसका शाहजहाँ का लड़का कौन था बड़ा, दारा शिको। तो ये कन्वर्ट करता है कौन, दारा शिको। और इस पॉइंट को भी याद रखो कि गीता को यहाँ पे किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा है, पर्शियन में। कल को क्वेश्चन आता है हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश, क्योंकि आगे अब ब्रिटिशर्स इंटर हो गए हैं कि नहीं है। और ये जहांगीर के टाइम पे ब्रिटिश को ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। उसके चलते जो ब्रिटिश होते हैं वो पहले सूरत में अपना फर्स्ट फैक्ट्री खोलेंगे, तो वो अलग अलग जगहों में अपना नया स्टेशन खोलते हैं। तो अब ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखो कि गीता को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में किसने, दारो शिको ने। आगे जाके इन अराउंड 1875, इस डेट को थोड़ा देख लेना, मुझे याद एग्जैक्ट कन्फर्म में था, अराउंड 1870s के टाइम पे
1870s पे जब हम आएंगे वापस में तब भी पढ़ाऊँगा इसको। तो गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, जरा क्वेश्चन चुनो मत, उसमें लिखो चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स बेबेज कौन था? फादर ऑफ कंप्यूटर्स, वेरी गुड, चार्ल्स विल्किंस। विलियम हॉकिंस, हमने अभी तक 3 अंग्रेज़ों के नाम बताए, एक विलियम हॉकिंस, दूसरा थॉमस राव और तीसरा चार्ल्स विल्किंस। तो ये तीनों का याद रखना। तो विलियम हॉकिंस सबसे पहले आया था, फिर थॉमस राव आया था, अब चार्ल्स विल्किन जो गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। ये पॉइंट याद रहेगा सबको। उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है, और एक पॉइंट यहाँ पे आता है क्वेश्चन में, देखो अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट याद रखो। अराउंड 1540 हुमायूं गया वापस ईरान, गया था कि नहीं, उसको भगा दिया था। फिर वो जब वापसी में आ जाता है तो वहाँ से वो अपने साथ 2 बड़े फेमस पेंटर्स को लेके आता है यहाँ पे। क्योंकि अब देखो उस वक्त चीज़ें, आप फोटोग्राफर था नहीं, तो जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते थे, कोई बैटल हुआ या कोई ट्रीटी हो गई, मान के चलो हम लोग कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं, तो उस वक्त उस इवेंट्स का इमेज कोई पेंटर होता था, वो उसकी पेंटिंग बनाता था। दफंग आती NCERT बुक्स किसी ने खोला है अभी तक, तो उसमें आप ऐसे इमेज बहुत सारे पेंटिंग्स देखोगे। तो इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि 2 पेंटर्स का नाम होता है। तो जब हुमायूं वहाँ गया, कहाँ, पर्शिया, तो वापस 2 पेंटर्स को लेके आता है, और वो पेंटर्स दोनों अकबर के कोर्ट में हुआ करते थे। तो उन पेंटर्स का नाम होता है अब्दुल समद, अब्दुल ABDUL, अब्दुल समद। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जो जम्मू का बंदा है IPL में खेल रहा है, उसका भी नाम अब्दुल समद ही है, तो मुझे लगा तुम लोगों को याद होगा। और होता है, एक होता है सैयद अली, मोहम्मद सैयद अली। तो ये 2 पेंटर्स होते हैं, क्या होते हैं, पेंटर्स होते हैं इन द कोर्ट ऑफ अकबर, ये एक पॉइंट। उसके बाद जो अब्दुल समद होता है, वो एक बुक बनाता है जिसमें बहुत सारे पेंटिंग्स होते हैं, उस वक़्त के, उस टाइम के अलग अलग इवेंट्स को लेके पेंटिंग्स होते हैं। तो उस बुक का नाम होता है हमजा नामा। तो ये किसके टाइम पे बने थे, अकबर के टाइम पे। और इस बुक में अराउंड 200+ पेंटिंग्स हुआ करते थे। तो ये यहाँ किसने लिखा था, हमजा नामा अकबर होगा तो, या फिर नहीं तो अब्दुल समद हो सकता है, तो उसको टिक करना है। अब्दुल समद और मोहम्मद सैयद अली, ये 2 पॉइंट्स को आपने याद रखना है, ठीक है। फिर उसी टाइम पे अकबर, अब सारे राजपूत के साथ उसने अच्छे रिलेशंस बनाए थे, तो उसी टाइम पे ग्वालियर से एक राजपूत, एक वो आता है म्यूजिशियन, जिसको अकबर पेट्रोनेज करता है, तो उसका नाम होता है तानसेन, TANSE। तो ये एक क्या होता है, म्यूजिशियन होता है, किसके कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हम आते हैं औरंगज़ेब में, आज थोड़ा लंबा चलेगा है। औरंगज़ेब रूलर कब बनते हैं, अराउंड 1657 से 1707 के टाइम पे कौन रूलर बनता है, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जब रूलर बनता है तो उसको एक टाइटल मिलता है जहांगीर, ये आलमगीर टाइटल। आलमगीर टाइटल किसको मिलता है, औरंगज़ेब को। और ये टाइटल कौन देता है, भाई मोहम्मद काजिम, KAZIM, या कहीं पे QAZIM भी होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक पॉइंट ये याद रखना है कि आलमगीर टाइटल किसको मिला था, औरंगज़ेब को। क्योंकि आगे आएगा और एक रूलर आएगा आलमगीर 2 आजरयूचिन, तो आलमगीर 1 का तो होना का, तो वो किसको रेफर कर रहा है, औरंगज़ेब को। ये पॉइंट याद रखो। उसके बाद मैंने कल जब हमने वो पढ़ा था, कौन सा, शाहजहाँ का जब हमने पढ़ा था, तब मैंने 2 पॉइंट्स कहे थे कि जो औरंगज़ेब होता है वो डेक्कन का गवर्नर होता है, औरंगज़ेब। तो जब शाहजहाँ जब रूल करता है, तो जो औरंगज़ेब होता है वो क्या होता है, डेक्कन मतलब ये साउथ एरिया, ये जो एरिया है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दी एरिया साउथ मतलब डेक्कन रीजन, ठीक है ना। उस दिन हमने डेक्कन सल्तनत का बोला था थोड़ा, बीजापुर, अहमदनगर, जसपिना, गोलकंडा, तो वो डेक्कन रीजन, उसका गवर्नर होता है कौन। तो जब शाहजहाँ रूल कर रहा होता है, तो शाहजहाँ का जो लड़का है औरंगज़ेब, वो कहाँ का गवर्नर होता है, डेक्कन का। फिर शाहजहाँ की जब जिंदा होता है तो वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, जहाँ पे ये अपने बाकी भाइयों को मार देता है और ख़ुद रूलर बन जाता है। फिर रूलर बनने के बाद ये जो है डेक्कन साउथ इंडिया में अटैक करेगा,
साउथ इंडिया में अटैक करेगा। साउथ इंडिया में जब अटैक करेगा तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेरिटरीज आपको याद रखना है, एक तो यहाँ पे बीजापुर, एक तो यहाँ पे गोलकोंडा। तो यहाँ पे जो एक टेरिटरी होती है उसका नाम होता है बीजापुर, और यहाँ पे एक टेरिटरी होती है उसका नाम होता है गोलकोंडा। अभी हैदराबाद में जाओगे तो वहाँ पे गोलकोंडा फोर्ट जरूर छिन, जहाँ पे इनका ये जहाँ पे ये जो राजा थे उसका मकान मतलब घर, जैसे कि रेड फोर्ट में था दिल्ली मुगल्स का घर हुआ करता था, इसी तरह यहाँ पे जो गोलकोंडा रूलर्स थे उनका भी गोलकोंडा फोर्ट में हुआ करता था। अब जो औरंगजेब है वो गोलकोंडा और बीजापुर में अटैक करता। अब क्वेश्चन आता है कि कब अटैक किया और उस वक्त वहाँ का रूलर कौन था। तो बीजापुर को अटैक करता है अराउंड 1686 को। कब अटैक करेगा? 1686 को। और यहाँ का उस वक्त रूलर होता है सिकंदर आदिल शाह बीजापुर का। जब औरंगजेब बीजापुर को अटैक करता है तब कब करता है वो? 1686 में। और उस वक्त रूलर कौन होता है? ये दो क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। उसी तरह गोलकोंडा को भी अटैक करेगा, तब यहाँ पे जो गोलकोंडा उसका कैपिटल होता है, उसकी डायनेस्टी होती है, उसको बोलते हैं कुतुब शाही डायनेस्टी, कुतुब शाही। और ये जो होती है ये एक पर्शियन डायनेस्टी होती है जो शिया डायनेस्टी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अटैक करेगा अगले साल 1687 को अटैक करेगा। कहाँ पे? गोलकोंडा में। फिर उस वक्त यहाँ का जो रूलर होता है, रूलर कौन होता है? यहाँ का रूलर अबुल हसन नाम से पता चल रहा है कि ये बंदा शिया है ज़रे। तो कुतुब शाही डायनेस्टी। अभी जब आप हैदराबाद जाओगे तो ओल्ड सिटी चार मीनार के वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम में कुतुब शाही डायनेस्टी के सारे जो में ना तलवार ये वो उधर सब है, उस पर पूरा पंजतन इमाम तलवार उन्हीं का। तो वहाँ पे देखोगे कभी तो उधर आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये एक शिया डायनेस्टी हुआ करती थी। और वहाँ पे इनके जो कुतुब शाही के जो रूलर्स है ना उनके मज़ार भी है, मज़ार जरना आस्थाना ननिंग शेख ईरान प्रेजेंट हो रूहानी, तब मैं भी वहाँ पे था। तो फिर वो वहाँ पे उनके मज़ार पे जाके फिर वापस दिल्ली गया था। तो ये पर्शियन एक शिया किंगडम थी गोलकोंडा ज़रिए, ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद अब यहाँ पे देखो गोलकोंडा को भी उसने एनेक्स किया, और गोलकोंडा हैदराबाद एरिया सब जो है ना वहीं एरिया को उस वक्त गोलकोंडा कहा जाता था, क्योंकि गोलकोंडा फोर्ट वहाँ उनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो इसी कुतुब शाही डायनेस्टी में वहाँ पे दो इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स है, एक मक्का मस्जिद MECC मक्का मस्जिद, जिस तरह आता दिल्ली अलिफ से दे दिल्ली जामा मस्जिद है, उसी तरह हैदराबाद में भी एक जगह है जहाँ पे एक मक्का मस्जिद होता है और एक साइड पे उसके चार मीनार एक जगह होता है स्ट्रक्चर चार मीनार। तो ये जो अपना ये शाह औरंगजेब था वो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो मक्का मस्जिद होती है उस वक्त इनकम्प्लीट होती है, तो इसको वो फिर कंप्लीट करता है। किसको? मक्का मस्जिद को अराउंड 1860-90s में। और इस औरंगजेब, अब औरंगजेब ने गोलकोंडा अपने अंडर लाया, अब उसके अंडर आ गया। अब जो कुतुब शाही डायनेस्टी उससे पहले वहाँ हुआ करती थी वो तो ख़त्म हो गई, तो अब ये किसके अंडर आ गया? रीजन औरंगजेब के। तो फिर वहाँ पे जो एक इनकम्प्लीट मॉस्क थी उसको वो कंप्लीट करेगा। और इसको मक्का मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके स्टोन्स है वो कहा जाता है कि मक्का से लाए गए थे। अब सारे तो नहीं लाए होंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उधर एक जगह है जहाँ पे उधर एक जगह है या मौला अली ज़ेंची जगह को, वहीं पे हैदराबाद में इस पॉइंट इधर चार मीनार से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक जगह है मौला अली ग्रुप में, उसमें सर्च करना है यूट्यूब में या उसमें। तो यहाँ छो पहाड़ चिदुक पाया पूरा पहाड़ पुचाते कसका चुसना गेंद पिका ओदे कर धोए गो खुदवा ची का कंगमा ची की निशान चिदो। तो बोला जाता है कि मौला अली का पैर का निशान है ज़रे। तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है मौला अली, उसमें सर्च करना यूट्यूब में मिल जाएगा उसका। तो यहाँ पे गोलकोंडा को कब अटैक किया था उसने? तो ये याद रखना है, गोलकोंडा 87 में। उस वक्त वहाँ का रूलर कौन था? अबुल हसन। और उसने कंप्लीट क्या किया था? मक्का मस्जिद को कंप्लीट किया था। इसको स्टार्ट तो कुतुब शाही डायनेस्टी के रूलर एक था कुल्ली शाह कुछ था उसका नाम, उसने स्टार्ट किया था, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, सिकंदर आदिल शाह बीजापुर में जब अटैक किया था किसने? इसने, औरंगजेब ने। तो ये 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है औरंगजेब को लेके बस ये 2-3 पॉइंट याद रखो। फिर उस वक्त फिर बहुत सारे होते हैं चीज़ें, तो वो हम नहीं देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इनमें से आ जाता है, ठीक है। टाइटल क्या था और ये चीज़ क्या थी, और इसने टाइटल कौन सा अपनाया था?
आलमगीर कहाँ पे है? आलमगीर। अब यहाँ पे देखो, औरंगज़ेब जब था, मैंने उस दिन एक पॉइंट कहा था कि इंडिया में सबसे जो पूरा सब कॉन्टिनेंट रचमन इंडियन सब कॉन्टिनेंट छोड़ो दे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स आज का जो बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा एरिया कहलाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इस पूरे रीजन को आज तक 2 रूलर्स ने एट ए टाइम वो किया था, मतलब रूल किया हुआ है। एक अशोका ने किया था, हमने उस दिन पढ़ा था, एक औरंगज़ेब के टाइम पे। अशोका के बाद फिर इतना एरिया किसी एक रूलर के अंडर नहीं रहा। फिर औरंगज़ेब जब आता है तो उसके टाइम पे वो पूरा जो रीजन है औरंगज़ेब के अंदर आता है। फिर उसके बाद यहाँ से जो मुग़ल डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। यहाँ से इसको जो ही औरंगज़ेब की डेथ होती है तो उसके बाद उस नेक्स्ट फेज़ को हम बोलते हैं डिक्लाइन ऑफ मुग़ल। यहाँ तक मुग़ल एक्सपेंड हो रहा था। अब यहाँ के बाद जो नेक्स्ट रूलर आएंगे वो बड़े मतलब पावरफुल नहीं होते हैं। और दूसरा एक पॉइंट मैंने कहा था कि राजा है, राजा के कोर्ट में नोबल्स हुआ करते थे। नोबल्स जन का तो छोको छोको मी का तो आया मौलवी या दिन दस उसका तो जो राजा को जब इन नोबल्स का सपोर्ट होता था तो वो रूल कर पाता था। तो जिसको भी नोबल्स का सपोर्ट मिलता था वो राजा बनता था उस टाइम का। अब यहाँ पे 1707 में किसकी डेथ हो जाती है? औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। औरंगज़ेब की डेथ होने के बाद उसके 3-4 लड़के होते हैं और अब वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं राजा बनने के लिए। और उसमें से जो सबसे बड़ा लड़का होता है बहादुर शाह। ये जो है अपने सारे भाइयों को मार देगा, मार के नया रूलर बनता है। तो फिर नेक्स्ट रूलर कौन आ गया? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह इसको 1 भी बोलते हैं हम, क्योंकि आगे जाके बहादुर शाह ज़फ़र ज़रे लास्ट रूलर आएगा जो हमने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहादुर शाह 1, ठीक है। ये पॉइंट, ये 2-3 साल अराउंड 1709 से लेके 1712 तक रूल करेगा, इसको लेके इतना। और इसका ये टाइटल होता है राजा बनने के बाद, जिस तरह से फॉर एग्जांपल सलीम ने राजा बनने के बाद क्या टाइटल लिया? जहांगीर। खुर्रम ने कौन सा टाइटल लिया? शाहजहां। तो इसी तरह इसका जो एक्चुअल नाम होता है मुअज़्ज़म। एक्चुअल नाम क्या होता है इसका? एक्चुअल नेम मुअज़्ज़म होता है। फिर राजा बनने के बाद टाइटल लेगा ये कौन सा? बहादुर शाह। और अगर कहीं पूछेगा राजा बेखबर इसको बोला जाता है, कहीं कहीं पर बेखबर। विच मुगल रूलर इज़ नाउन एज बेखबर जरना का, तो यही चीज़, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद ये कब? 12 तक, ठीक है। 12 के बाद नेक्स्ट रूलर आएगा जहांदर शाह। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से सुनो। जहांदर शाह अराउंड 1712 से 1713 तक ही आएगा। ये क्या करता है? एक नोबल होता है उसके साथ, उसके सपोर्ट से ये इस बहादुर शाह को मार देगा और ख़ुद नया। और उस नोबल का नाम होता है जुल्फ़िकार खान। नोबल का नाम क्या होता है? जुल्फ़िकार खान। ये एक पॉइंट याद रखना है बस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और दूसरा, उस दिन मैंने बताया ये जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स को बिल्कुल एबॉलिश कर देता है। ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था, जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स को कौन एबॉलिश कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो जजिया टैक्स था ये फर्स्ट टाइम किस रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक। हाँ, फ़िरोज़ शाह ने इंट्रोड्यूस किया था, सही। उसके बाद इसको एबॉलिश किसने किया था? अकबर ने। तो इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, मतलब इनको टिक करो, टिक किया था किसने? फ़िरोज़ शाह तुगलक। FST मीन्स फ़िरोज़ शाह तुगलक। उसके बाद आगे जाके इसको एबॉलिश किया था किसने? अकबर ने एबॉलिश किया था। इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया था किसने? औरंगज़ेब ने। इसको वापस फिर किसने एबॉलिश किया? जहांदर शाह ने। जहांदर शाह रूलर है। जुल्फ़िकार खान जो है, जुल्फ़िकार खान वो एक नोबल है जिसकी मदद से ये जहांदर शाह क्या बना? रूलर बना। इसने इसकी मदद से जो है बहादुर शाह को हटा दिया। जैसे कि हमने उस दिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ मिल के मौर्य डायनेस्टी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक ज़बरदस्त पिंदे। हाँ, चिलो। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन था जिसकी मदद से उसने मौर्य डायनेस्टी बनाई थी? जो मतलब एक तगड़ा जिसके कोटेशंस हमने ग्रुप में भी शेयर किए थे आप लोगों ने। चाणक्य, जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्ता या कौशल्या।
तो इसी तरह यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टोरी देखो अच्छे से। जहांगीर शाह आ गया, 1 साल ही टिक जाते हैं वो भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आएगा, ये पॉइंट याद रखना, नेक्स्ट रूलर कौन आएगा? फारूक सियार। फारूक सियार 1713 से लेकर 1719 तक रूल करेगा, एक पॉइंट। और ये जो है, जो जुल्फ़िकार खान और बहादुर शाह, ये जहांगीर शाह था, इनको हटाएगा विद द हेल्प ऑफ 2 ब्रदर्स। नोबल्स होते हैं, NOBELS, नोबल्स होते हैं 2 ब्रदर्स। इनको बोलते हैं अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स, ठीक है। एक का नाम होता है हुसैन अली, एक का नाम होता है अब्दुल्ला अली, ठीक है। हुसैन अली एक होते हैं अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला अली खान, 2 ब्रदर्स होते हैं, अली ब्रदर्स होते हैं। देखो इनको ना, कल को आपको एक क्वेश्चन आता है, हु वेर नोन एज किंग मेकर्स ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, क्या? किंग मेकर्स। तो इन दोनों को कहा जाता है किंग मेकर्स। आप क्या समझे, मतलब? हाँ, तो ये जो है अपने हिसाब से बैठाते थे, अपने हिसाब से हटाते थे, तो इन दोनों को कहा जाता है किंग मेकर्स। अब यहाँ पे देखो 1713 में, यहाँ पे कहीं आप देखो कि बैटल ऑफ आगरा भी कहीं पे लिखा होगा, तो एक बैटल। अब ये जो फारूक सियार है, ये जहांगीर शाह का क्या है? भांजा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अली ब्रदर्स, हुसैन अली और अब्दुल्ला अली, इन दोनों की मदद से जहांगीर शाह को हटाएगा, और कौन आएगा रूल करने? फारूक सियार। आगे जाके यहीं जो अली ब्रदर्स है, जिन्होंने फारूक सियार को तख्त पे बिठाया, यहीं जो है इसको मार देते हैं आगे जाके इसी को। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द ओनली रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी हु वाज किल्ड बाय हिज ओन नोबल्स? फारूक सियार। क्योंकि इसको, इसलिए इनको देखो आगे जाके ये क्या करेंगे, इन्होंने अभी किसको लाया? फारूक सियार को लाया। आगे जाके जब देखते हैं कि फारूक सियार इनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो उसको मार देंगे और एक को बिठाएंगे, फिर उसको भी हटा देंगे और एक को बिठा देंगे, फिर दूसरा रूलर आएगा, इनको हटा के खुद बैठ जाएगा। तो इस तरह से स्टोरी चलता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखो। अब आता मॉडर्न हिस्ट्री भी यहाँ से चल रहा है साथ साथ में। अभी कौन आया रूलर मुगल्स का? फारूक सियार, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैप देखो, उस वक़्त यहाँ पे दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? फारूक सियार। उस वक़्त जो है ना, जो दिल्ली के जो मुग़ल एम्पायर का जो दखन आती इंडिया अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है कि नहीं है? इधर एक स्टेट है, उधर एक स्टेट है, इधर है, और हर स्टेट का एक हेड है, उसका नाम है चीफ मिनिस्टर। उस वक़्त जब मुग़ल्स का रूल था, तो हर स्टेट अलग अलग उसमें डिवाइडेड था। तो हर उसका जो रीजन, मतलब स्टेट रहा, उसका जो हेड था उसको बोलते हैं सूबेदार दरजिंदे। तो उस वक़्त यहाँ पे बंगाल, ये कौन सा रीजन है? बंगाल रीजन। तो बंगाल का जो सूबेदार होता है, उसने जब देखा कि जो मुग़ल रूलर है बहुत वीक है, तो उसने ये देखा कि ये वीक है, तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेगा। कौन? तो अराउंड 1717 में जो बंगाल है वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम बन जाता है। क्या बनता है? इंडिपेंडेंट एक किंगडम बन जाता है 1717 को। ये एक पॉइंट याद रखना है। और उसको 1717 में इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पे जो सूबेदार हुआ करता था उस वक़्त, अब वो अपनी इस बंगाल रीजन को क्या करेगा? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेगा कि मैं अब यहाँ पे मैं अपना इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं मुग़ल्स का पार्ट नहीं हूँ। तो उसका नाम होता है मुर्शिद कुली खान। तो उस वक़्त यहाँ का जो सूबेदार होगा उसका नाम क्या था? मुर्शिद कुली खान। 1717 में जब मुग़ल में फारूक सियार रूलर होगा, तो ये बंदा अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेगा। तो यहाँ से एक बंगाल रीजन इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और उस वक़्त कौन था उसका रूलर? ये सूबेदार मुर्शिद कुली खान। अब इंडिपेंडेंट होने के बाद ये तो किंग बन गया बंगाल का। तो इस तरह से, और इसी साल, अभी हम इस बंगाल में वापस आएंगे। अब एक ये स्टोरी सुनो। हमने कहा विलियम हॉकिंस आया था सबसे पहले, यहाँ पे जहांगीर हुआ करता था। उसने फिर परमिशन दिया आगे जाके थॉमस राव को। उसने कहाँ पे अपनी वो बनाई थी? सूरत में। फिर क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो फिर अपना जो वो है एक्सपेंड करेंगे, क्या अपना जो जुरिस्डिक्शन
पहले वो सिर्फ सूरत में फैक्ट्री हुआ करती थी, फिर आगे जाके वो यहाँ मद्रास में भी फैक्ट्री बनाएंगे, फिर आगे जाके वो यहाँ बंगाल में भी फैक्ट्री बनाएंगे। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका सबसे ज़्यादा ट्रेड यहाँ से हो रहा है। कहाँ से? बंगाल से। उनका 90% जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, जो भी हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? बंगाल से। तो बंगाल में सबसे ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है आगे जाके ब्रिटिशर्स का। फिर हम आगे जब ब्रिटिश रूल आ जाता है इंडिया में, तो उनकी कैपिटल भी कोलकाता ही होती है। दसांगाते दिल्ली से बेटा, फिर यहाँ के बाद दिल्ली का अब सिग्निफिकेंस खत्म होता जाएगा। आगे जाके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल करेगी तो वो यहीं बंगाल से करेगी। वो फिर आगे जाके 1911 में दिल्ली में वापस कैपिटल शिफ्ट हो जाती है कोलकाता से, वो हम पढ़ेंगे। तो अब जब हम अभी कहाँ पे हैं? अराउंड 1717 के टाइम पर है कि नहीं है? उस वक्त जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका पूरा रीजन जो कंट्रोल ट्रेड वेड कहाँ से हो रहा था? यहाँ से। अब देखो, अब कोई फॉरेन बॉडी आके आपकी टेरिटरी में ट्रेड कर रही है तो आप उस पर क्या लगाओगे? टैक्स लगाओगे। हर गवर्नमेंट यही करती है कि नहीं करती है? तो उस वक्त क्या हो गया कि अब यहाँ पे जो है बंगाल अलग हो रहा है। तो उसी चलते यहाँ पे फारूकसियर क्या करता है कि आप यहाँ पे बिल्कुल टैक्स फ्री कर देता है। जो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, ट्रेड कर रही है, जो भी कर रही है, उनको एकदम ड्यूटी टैक्स सो सिंपल है। ड्यूटी कब पढ़ोगे या टैक्स पढ़ोगे तो उससे क्या करता है कि यहाँ पे वो क्या करता है कि ड्यूटी एकदम फ्री कर देता है। तो अब यहाँ पे जो बंगाल में जो भी ट्रेड कर रहा है, कौन? ब्रिटिशर्स, उनको किसी को भी कोई ड्यूटी देनी नहीं पड़ेगी, और बस बदले में आप मुझे कुछ 1 लाख रुपया फीस दे दो और जितना ट्रेड करना है करो, कोई टैक्स नहीं देना है, कुछ नहीं, मज़े करो जोशिक। अब यहाँ पे उसी वजह से अब यहाँ पे तो बंगाल इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो अब इस नवाब को ये चीज़ें अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। लेकिन अब ये अटैक भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी इतना पावरफुल नहीं है। मुग़ल अभी भी फिर ठीक ठाक पावरफुल है। तो यहाँ एक पॉइंट। तो यहाँ पे 1717 में फारूकसियर रूलर है, वो फरमान इशू करते हैं। फरमान मतलब ऑफिशियल ऑर्डर लजरचीन फरमान, कल को हम पढ़ेंगे फरमान जनना ऑफिशियल ऑर्डर। फरमान इशू करता है ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल। किसको करता है ये? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पे EIC मतलब पूछो सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एक तो ये इशू करेगा, दूसरा मिंटिंग देयर ओन कॉइन्स, मिंट कॉइन्स। तो यहाँ पे जो बंगाल रीजन है वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने से कॉइन्स भी मिंट कर सकती है। तुम अपनी करेंसी भी थोड़ा मतलब थोड़े एरिया में चला सकते हो। ये 2 पॉइंट याद रहेंगे। और यहाँ पे 2 चीज़ें हमने देखी, एक तो बंगाल इंडिपेंडेंट हो रहा है, एक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड का ऑर्डर मिल गया। अब वो जितना चाहे, देखो अब मान के चलो आप हो, अगर आप फॉरेन से आए हो, अब यहाँ पे आपको करगिल कि मैं ड्यूटी फ्री ट्रेड करो जनना का, तो आप क्या करोगे? जितना हो सके लूटोगे। अब ट्रेड किसी को कुछ पैसा आपने मेरे को 1 लाख रुपये दे दिया, अब मेरे को 1 लाख दिया तो आप उधर से 10 लाख तो निकाल ही लोगे ना। दसांगति छा में कि यार ठेकेदार उन्नीस में 10 लाख की टेंडर जी खींचीन, बेचारे मजदूरों को 2-3 लाख में काम करवा के अपना प्रॉफिट निकालता है। हर कोई यही करेगा, प्राइवेट कंपनीज भी क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी यही हो जाता है। कौन? ब्रिटिशर जो है जितना हो सके लूट मार करेंगे। फिर आगे जाके फिर हम बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी छोड़े ना दिन साहब, तो वो चीज़ें अब यहाँ पे आएंगी, वो स्टोरी यहाँ पे मैं बताऊँगा। अभी इतना याद रखो, फारूकसियर के टाइम पे ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट। मिंटिंग कॉइन्स मतलब कॉइन्स मिंट करने का भी परमिशन दे दिया। फिर उसके बाद 1719 में अली ब्रदर्स क्या करेंगे? किल्ड फारूकसियर। तो फिर फारूकसियर को मार देंगे अली ब्रदर्स, ये एक पॉइंट। उसके बाद अब किंग मेकर्स कौन है? अली ब्रदर्स, मैंने कहा था। फिर अली ब्रदर्स यहाँ पे 2 छोटे छोटे मतलब बच्चों टाइप, मतलब सुनते सुनते रूलर का तो प्रिंस का तो रूलर बनाते हैं। उसमें उतना कुछ खास नहीं है। एक होता है रफ़ी-उद-दौला, इसको फिर कुछ कैंसर बीमारी हो गया, वो मर जाता है। तो उसके मरने के बाद उसका एक भाई होता है रफ़ी-उद-दराजात, DARAJAT, इसको शाहजहाँ II भी बोला जाता है। तो ये दोनों को रखते हैं। कुछ 1 साल के टाइम में ही ये दोनों को वो हो जाता है। उसके बाद अब क्या होगा देखो, अब अराउंड 1720 को अब यहाँ पे अली ब्रदर्स को मार देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूलर कौन आएगा? मोहम्मद शाह। और इसको एक टाइटल भी होता है रंगीला, RANGEELA, रंगीला। मोहम्मद शाह एक उस वक़्त निज़ाम
उल मुल्क, ये एक नोबल होता है। कौन? निज़ाम उल मुल्क एक, इसको दूसरा नाम होता है आसफ जा भी बोलते हैं, आसफ। देखो निज़ाम उल मुल्क जरचीनिया, इधर देखो, अभी तक हमने देखा जहांगीर शाह ने जुल्फ़िकार खान की मदद से पहले बहादुर शाह को हटाया, फिर फारूक सियार अली ब्रदर्स की मदद से जुल्फ़िकार को भी हटा देगा, जहांगीर को हटा के खुद, फिर अली ब्रदर्स ने फारूक सियार को मार दिया, है कि नहीं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रूलर आएगा कौन? मोहम्मद शाह। वो उस टाइप एक नोबल होता है, उसका नाम होता है आसफ जा। नाम क्या होता है? इसकी मदद से इसके साथ मिल के अली ब्रदर्स को मार देता है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिल के किल्ड अली ब्रदर्स को मार देंगे, और नया रूलर कौन बन गया अब? मोहम्मद शाह। तो ये जो मोहम्मद शाह है 1720 से लेके 1748 तक नया रूलर कौन रहता है? मोहम्मद शाह, या मोहम्मद शाह रंगीला भी इसको कहेंगे। और ये जो आसिफ जा है वो उसका नाम होता है नोबल का। जब ये रूलर बना तो आसिफ जा को वो प्राइम मिनिस्टर वाले पोस्ट में रख देगा, मतलब जो रूलर के बाद सबसे जो बड़ा पोस्ट होता है उस वक़्त दासांगाती प्राइम मिनिस्टर जराया, तो उस पोस्ट में रख देता है। तो उस वक़्त उस पोस्ट को बोलते थे निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क मतलब उस पोस्ट का नाम होता है, तो इसलिए आसिफ जा को भी कभी कभी निज़ामुल मुल्क भी लिखा होता है बुक्स में। तो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है। अब कौन आ गया? मोहम्मद शाह। और ये अब जो आसिफ जा था बड़ा चालाक बंदा था, उसने देखा कि जो राजा होते हैं वो नोबल्स की मदद से मारते हैं किसी को, बैठते हैं और उसको मरवा भी सकता था, है कि नहीं है। अब इसने अली ब्रदर्स को मार दिया, क्या गारंटी है कि ये इसको नहीं मार देगा? काम पड़े तो इसको भी मार देगा। तो इसलिए इसने क्या किया, खुद को डिस्टेंस करने के लिए अब यहाँ पे अभी दिल्ली में है कौन? मोहम्मद शाह। खुद को यहाँ पे डेक्कन में हैदराबाद में लेके जाता है, फिर वो यहाँ पे सूबेदार बन के यहाँ पे बैठ जाता है। फिर आगे जाके 1724 को हैदराबाद न्यू किंगडम बन जाता है, किंग। फिर यहाँ पे जब आएगा तो उसको पता है कि जो मोहम्मद शाह है वो बड़ा बेकार रूलर है, उतना कुछ पावरफुल नहीं है। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पे वो अपनी एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश करेगा, जैसे कहते हैं निज़ाम ऑफ हैदराबाद जब था, तो उनका फिर स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा। तो 1724 में हैदराबाद नया एक इंडिपेंडेंट किंगडम कब बना था जरना? 1724 में। उस वक्त मुगल रूलर कौन था? मोहम्मद शाह। उसी के टाइम पे हैदराबाद एक नई कैपिटल या नई किंगडम बन जाता है, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद जब आते हैं वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। फिर हमने उस दिन पढ़ा था 1940 आज़ादी कब मिला था? 47, उसके एक साल बाद 48 को ऑपरेशन पोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 1948 सितंबर को ऑपरेशन पोलो हो जाता है, और उस टाइम पे इंडिया जो है फिर हैदराबाद को एनेक्स कर देता है। तो हैदराबाद एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी कब बनता है? फारूक सियार के टाइम पे। और उसका पहला निज़ाम रूलर कौन होता है? आसफ जा उसका नाम है। उसको निज़ामुल मुल्क भी कहेंगे, वो टाइटल होता है क्योंकि वो उस पोस्ट में होता है। मेन नाम क्या है उसका? आसफ जा। एक ये पॉइंट याद रखना है, मोहम्मद शाह के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, इस 1720 से 1748 के बीच में। तो इसमें आपने 3 इवेंट्स याद रखने हैं। किसके टाइम पे? मोहम्मद शाह के टाइम पे। एक इवेंट तो हमने बोला 1724 में क्या बन गया? हैदराबाद बन गया, ये एक इवेंट होता है। दूसरा इवेंट होता है 1737। 1737 में क्या होगा? देखो अब यहाँ पे अगर ये मैप है, यहाँ पे तो हैदराबाद में आसिफ जा आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे इस रीजन में मराठास होते हैं उस वक़्त, मराठास होते हैं। और यहाँ पे दिल्ली में कौन होता है? मुगल्स का मोहम्मद शाह। तो फर्स्ट टाइम मराठा जो है दिल्ली में अटैक करेंगे। कब करेंगे? अराउंड 1737। और उस वक्त जो मराठा का जो रूलर होता है उसको बोला जाता था पेशवा। चीज़ बात पेशवा। कल को पेशवा जब न का, तो इसका मतलब है मराठा का जो रूलर था उसका क्या नाम था? पेशवा। तो उस वक्त पेशवा होता है बाजीराव वन। बाजीराव मस्तानी जरे मूवी के ऊपर किसने देखा है? तो वो इसी बाजीराव पे बने हुए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट। और तीसरा जो आपने इसमें याद रखना है 1738 इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह एक अफ़गान रूलर होता है जो दिल्ली को अटैक करेगा। अटैक करने के बाद दिल्ली से सारे पैसे वैसे सोना वाना लेके भाग जाएगा, तो उसको लूट के चला जाता है। तो वो नादिर शाह इन्वेजन कब हुआ था जरना?
1738। अब यहाँ पे अभी तक अगर हम इसको इंडिया का मैप ले लें तो यहाँ से इन्वेड हुए थे। अभी तक हमने किस किस का इन्वेजन पढ़ा? अफ़गानिस्तान में जैसे कि महमूद ऑफ गज़नी का हमने पढ़ा था, महमूद ऑफ गज़नी का। उसके बाद हमने मोहम्मद गोरी पढ़ा। अभी किसका पढ़ा हमने? नादिर शाह, नादिर शाह, नादुर में नादिर शाह, नादिर शाह, नादिर शाह। इसने मोहम्मद ऑफ गज़नी ने किया था अराउंड 026 को, अराउंड दिस टाइम। इसने किया था 1191 और 92 को। पहले में हार गया था, दूसरे में जीत गया था, बैटल ऑफ टेरेन हमने पढ़ा था। उसके बाद नादिर शाह करता है अराउंड 1738 में। कहाँ पे? दिल्ली को अटैक करेगा और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ करनाल, KARNA। जिस तरह हमने बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा था, पानीपत का जगह हरियाणा जगह उसको पानीपत बोलेंगे। तो वहीं पे एक जगह है पास में करनाल। तो बैटल ऑफ करनाल नादिर शाह के टाइम पे हुआ था, जब इसने इंडिया में दिल्ली अटैक करके लूट मार के चला जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये 3 इवेंट्स याद रखना है विद रेस्पेक्ट टू मोहम्मद शाह। उसके बाद 2-3 रूलर्स छोटे छोटे आएंगे। यहाँ तक कोई डाउट? बोर का तुम आसमा, क्योंकि यही क्वेश्चन है, जो भी फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आएगा। तो अब जिन क्वेश्चन मैंने ऐड किया नहीं तो इसलिए या। उसके बाद नेक्स्ट रूलर यहाँ पे आएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1720 से लेके 1748 हो गया। हाँ, मोहम्मद शाह के बाद आएगा ना अहमद शाह। तो अहमद शाह अब आएगा, अहमद शाह आएगा 1748 से लेके 1754 तक आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें उसका एक स्टोरी होता है कि ये अपनी माँ को कंट्रोल में दिया होता है सारा कुछ। कौन कंट्रोल करता है? उसकी माँ। उसकी माँ का नाम तो उद्धम रानी, बस इतना याद हो, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा जहांगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड 1754 से अराउंड 59 तक। ठीक है यहाँ तक? अब देखो इसके टाइम पे 2-3 इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं। इसके टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट होता है ना, वो होता है 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी, PLASSEY। इसमें क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब यहाँ पे इस पे हम आएंगे। उसके बाद 759 के बाद आलमगीर सेकंड के बाद नेक्स्ट उधर आएगा शाह आलम सेकंड अराउंड 1759 से लेके 1806 तक, कुछ 3 या 6 तक होगा। ठीक है ये पॉइंट। अब यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएगा वो आएगा अकबर सेकेंड। ये आता है अराउंड 1806 से लेके 1837 तक। उसके बाद लास्ट में आएगा बहादुर शाह जफ़र 1837 से लेके 1857 में रिवोल्ट हो जाएगा इंडिया में। उस रिवोल्ट में मुगल्स को क्रश कर देता है ब्रिटिशर्स, और सारे इसके जो भी मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं किसके, बहादुर शाह जफ़र के, मार देंगे। इसको रगून जबना म्यांमार में एक जगह है वहाँ पे इसको भेज देते हैं और वहीं पे वो मर जाता है। इस तरह से इनका ख़त्म। लेकिन जो यहाँ पे तो ये इसकी लीनेज ही ख़त्म हो गई, लेकिन एक्चुअल मुग़ल एम्पायर जो है यहाँ से ही ख़त्म होता है। किसके टाइम पे? आलम शाह सेकेंड। वो एक पेंशनर होता है ब्रिटिशर्स का। पेंशनर मतलब ब्रिटिशर्स ने उसको दिल्ली में बैठाया हुआ है, जस्ट एज अ सिम्बल आया। दसंग आती गवर्नर लगाचंग मतलब प्रेसिडेंट पावर चलूगा, प्रेसिडेंट के पास कुछ भी पावर नहीं है, सारा उसको किसके हिसाब से करना है। वो एक सिंबॉलिक ऑफिस है, बस गवर्नमेंट का तनख्वाह खाना है, आराम से राष्ट्रपति भवन में बैठना है, मज़े करना है ना। इसी तरह इसका भी हो जाता है। अब यहाँ पे 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या बताया, इसके टाइम पे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। कौन होता है उस वक्त मुगल रूलर? आलमगीर सेकंड। ये पॉइंट याद रखना है। फिर शाह आलम जब रूलर होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक 1759 में बैटल ऑफ चिंसूरा होगा। अभी हम इस पे आएंगे क्या क्या है ज़रे देखना। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी होगा।
फिर इसी के टाइम पे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। उसके बाद इसी के टाइम पे 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी, इलाहाबाद ट्रीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें से हर जगह मतलब मेन एग्जाम होने का एसएससी लेवल का इधर से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो ब्रिटिश का जो स्टार्ट होगा मतलब 1947 के चीज़ ब्रिटिश ही एंड्स हो दे, ब्रिटिश का स्टार्ट जो है यहीं से होगा, बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसी वॉर है जहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रिटिश जो है वो डायरेक्ट किसी इंडियन प्रिंस के साथ या इंडियन किंगडम के साथ फेस टू फेस लड़ाई करने बैठ जाएंगे। इससे पहले कभी भी ब्रिटिशर जो है यहाँ पे मतलब एक साइड को ब्रिटिशर्स, एक साइड को लोकल कोई किंगडम, कभी इस तरह से टकराव नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होता है बैटल ऑफ प्लासी में, एक साइड से बंगाल का किंगडम, बंगाल का जो नवाब है उसकी फ़ौज 50,000 फौज इधर आया, एक साइड में 15-20-2,000 फौज किसकी, ब्रिटिश की, और वो जीत जाते हैं। तो उधर से उनको क्या पता चला कि भाई हम कितने पावरफुल है, फिर वो इंडिया को अपने अंडर लाने की वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब वही स्टोरी, यहाँ पे हम ये 3 बैटल पढ़ेंगे, उसके बाद एंड आज के लिए, ठीक है। 1717 में फारूक सियार के टाइम पे बंगाल क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं, और उस वक़्त उनका रूलर था मुर्शिद कुली खान, यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बंगाल है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा 1717 में फारूक सियार ने ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेड करने की परमिशन दी बंगाल में, ठीक है यहाँ तक। फिर इसके चलते यहाँ पे बंगाल रीजन में जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने से लूट मार मचा रही है, और जो वहाँ का इंडिपेंडेंट जो नवाब है उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब नवाब गुस्सा होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह चलते हुए आगे जाके अराउंड 1756 में जब हम आएंगे तो उस वक़्त जो बंगाल का जो नवाब होता है उसका नाम होता है सिराज उद दौला। इस पे एक सीरियल भी आता था एक टाइम पे, सिराज उद दौला। यह स्टोरी सुनो अच्छे से। 56 में कौन है बंगाल का रूलर, सिराज उद दौला। और यहाँ पे बंगाल रीजन में अब जो ब्रिटिशर्स का जो हेडक्वार्टर होता है, ब्रिटिशर्स की हेडक्वार्टर क्यों दे, उसको नाम होता है फोर्ट विलियम। क्या होता है, फोर्ट विलियम होता है कहाँ पे, बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर। तो सिराज उद दौला जो है अराउंड 1756 का रूल टाइम पे यहाँ पे सिराज उद दौला आ गया, तो वो क्या करता है फोर्ट विलियम पे अटैक करेगा। ये अटैक करेगा कहाँ पे, फोर्ट विलियम पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद वहाँ पे जो भी ब्रिटिशर्स बहुत सारे ऑफिसर्स को, बहुत सारे जनरल्स को वो क्या करता है, एक छोटे से कमरे में बंद करता है, और वहाँ पे सफोकेशन होकर उनकी लगभग कुछ बोलते हैं 100, कुछ 50, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह का एक इवेंट होगा। क्या होता है कि इतने सारे ऑफिसर्स को एक छोटे से उसमें बंद करके उनको सफोकेशन करके मार देता है। कब, अराउंड 1756। और उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल मतलब सिर्फ ना, हाँ, तो यहाँ पे इस इवेंट को क्या बोलते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। उस वक़्त जो फोर्ट विलियम है, उस वक़्त इंडिया, अभी हम कहाँ पे 1756 में, उस वक़्त इंडिया का एक बंगाल में हुआ करता था, एक यहाँ पे बम्बई, एक यहाँ पे मद्रास। कल हम मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी ना, मद्रास प्रेसिडेंसी से लॉन्चिंग। तो यहाँ पे फोर्ट विलियम में हर एक जगह पे एक गवर्नर उनका हुआ करता था। तो उस वक़्त जब ये इवेंट हो गया तो यहाँ पे फोर्ट विलियम में जो गवर्नर था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है यहाँ तक। अभी तक हमने 4 अंग्रेज़ों के नाम पढ़े, विलियम हॉकिंस, थॉमस राव, चार्ल्स विल्किंस, रॉबर्ट, नहीं, फोर्ट विलियम तो फोर्ट का नाम है। उस वक्त जो गवर्नर उधर का होता था वो कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, CLIVE भैया। अब ये ट्रेजेडी होने के बाद आपको क्या लगता है, अंग्रेज बैठेंगे आराम से, ब्लैक होल ट्रेजेडी समझ आ गई। अब क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव को गुस्सा आएगा, वो क्या करेगा, अटैक करेगा किसको, सिराज उद दौला को। तो उस वक़्त सिराज उद दौला का जो मिलिट्री जनरल होता है उसका नाम होता है, कहाँ गया यहाँ पे, इसका अगर यहाँ पे मिलिट्री जनरल, उसका नाम होता है मीर जाफ़र। तो ये जो है मीर जाफ़र को ख़रीदेगा। अब जब
रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश और इंडियन जो सिराजुद्दौला की फ़ौज एक आमने सामने होगी, तो उसकी फ़ौज को लीड कौन कर रहा है? मीर जाफ़र। रॉबर्ट क्लाइव उसको पहले से ही खरीद के रखता है, तो जब जंग लड़ने का टाइम आता है तो रॉबर्ट क्लाइव को मतलब ये मीर जाफ़र कुछ भी नहीं करेगा, तो बिना ही कुछ किए वो जंग जीत गया। तो उसी जंग को अब इसका बदला तो लेंगे कि नहीं लेंगे ब्रिटिशर्स? तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी जहाँ पे जी जंग हुई, बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और राजा उस वक्त किसके साथ था? सिराजुद्दौला। और उधर उसका मिलिट्री जनरल था मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र को ये रॉबर्ट क्लाइव ने खरीदा हुआ था, कोई वो कुछ नहीं हो गया। इनकी कौन कौन किसकी फ़ौज जीत गई? अंग्रेज़ की। अंग्रेज़ की जीतने के बाद जो सिराजुद्दौला था उसको मार देंगे, मार के फिर जो नया रूलर आएगा मीर जाफ़र, उसको ये बोला जाता है भाई तुझे हम नया रूलर बनाएंगे, तुझे लड़ना नहीं है। तो इस तरह से कहकर मीर जाफ़र नया रूलर बन गया, बैटल ऑफ प्लासी। तो अब क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? देखो एक क्वेश्चन आता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी? 56 को। जब ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी तो उस वक्त बंगाल का रूलर कौन था? सिराजुद्दौला। उस वक्त जो ये ब्रिटिश का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद जो बैटल ऑफ प्लासी कब होती है? उसी के रिएक्शन में हुई 57 में, बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। यहाँ तक ठीक है। फिर वहाँ पे सिराजुद्दौला को मार देंगे ख़त्म करके, फिर नया रूलर किसको बनाया जाएगा? मीर जाफ़र को। अब मीर जाफ़र जब नया वो बनता है कौन? रूलर, तो उसको जो है ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद टाइप का, यहाँ पे मीर जाफ़र को बहुत इंटरफेरेंस करेगा कौन? ब्रिटिशर। तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं आती है। तो उसके बाद जो मीर जाफ़र है, ये अपना एक अलायंस बनाएगा किसके साथ? डचेस के साथ, DUTCHES। उस वक्त इंडिया में 3 यूरोपियंस होते हैं, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। तो ये डच के साथ एक अपना अलायंस बना के, क्योंकि देखो इसने देखा कि भाई मैं अकेले तो ब्रिटिशर्स को इनको हराना है, तो इनका एक यूरोपियन कोई कंपनी हमारे साथ तो होना पड़ेगा, फिर ही जाके इनको हम हरा सकेंगे उस कोशिश। तो ये डच के साथ वो करेगा, फिर इनके साथ बैटल हो जाती है किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। तो 1759 में इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ चिनसूरा। इसको दूसरा नाम बोलते हैं हुगली, क्योंकि हमने हुगली रिवर पढ़ा था, कोलकाता से जो एक गंगा का ब्रांच फ्लो होता है उसको क्या नाम था? हुगली रिवर का था, सिलसिला। तो उसी के बैंक पे ये बैटल होती है। तो बैटल ऑफ चिनसूरा कब? मीर जाफ़र और डचेस मिल के वर्सेस किसके बाद? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे भी ये लोग हार जाते हैं, मीर जाफ़र, और इनको हरा देता है कौन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देगा, और मीर जाफ़र को हटा देंगे। अब यहाँ नए बंदे को लाएंगे, मीर कासिम। अब किसको लाया? ब्रिटिशर्स ने, और मीर जाफ़र को भगा दिया, मीर कासिम को नया बंगाल का रूलर बनाया, और जो डचेस थे उनको भी इंडिया से कम्प्लीटली बाहर कर दिया। अब वो कभी आपको इंडिया में दिखेंगे नहीं। ये डचेस का लास्ट वॉर था ये एक। अब मीर कासिम को क्या हो गया कि मीर कासिम को भी सेम इशू। अब 59 में बैटल ऑफ चिनसूरा के बाद अब नवाब कौन आया? नवाब ऑफ बंगाल। अब नया नवाब कौन बना? मीर कासिम। अब यहाँ पे देखो, अब ये मैप है, ये बंगाल है। यहाँ पे पहले कैपिटल उनकी जो नवाब की जो कैपिटल थी वो अराउंड बंगाल में ही हुआ करती थी। अब मीर कासिम ने देखा ये अंग्रेज़ मुझे काम करने नहीं देंगे, ये तो कुछ ना कुछ इंटरफेयर अंगुली करते रहेंगे, तो इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है यहाँ पे यूपी साइड में। उस वक्त तो यूपी बिहार चंग में पिंदे, तो यहाँ पे मुंगेर एक जगह होगा, वहाँ पे शिफ्ट करेगा कैपिटल कौन? मीर कासिम, बंगाल का। अब यहाँ पे ये क्या करता है कि अब यहाँ पे देखो, ये लगभग यूपी में, यहाँ पे अवध होता है, अवध किंगडम होता है, एक अलग किंगडम बन जाता है। यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली में तो शाह आलम 2 ऐसे ही बैठा हुआ है, उसका कुछ काम है नहीं। यहाँ पे अवध में एक इम्पोर्टेंट रूलर होता है शुजा-उद-दौला। अभी हम अराउंड कब हैं? 1760s में पहुँच गए हैं, पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए? मीर कासिम ने अपनी शिफ्ट कर दी कैपिटल यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रूलर है इंडिया का, एक तो शाह आलम 2 मुग़ल का हुआ, एक अवध का रूलर होता है शुजा-उद-दौला, और यहाँ पे मीर कासिम खुद तीसरा कौन हुआ? मीर कासिम। ये कहाँ का रूलर है? बंगाल का, नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि वो ब्रिटिश, यहाँ पे उनका मैंने बोला फोर्ट विलियम यहाँ पर है, कोलकाता के पास फोर्ट विलियम है ब्रिटिशर्स का, तो वो ब्रिटिशर्स एकदम दूर आ गया ताकि उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा देखने को ना मिले। तो यहाँ पे आ गया कौन? मीर कासिम। यहाँ पे पास में ही अवध किंगडम हुआ करती थी,
जो अंडर आती थी शुजाउद्दौला के अंडर आती थी। अब यहाँ पे एक दक्षिण अदर चीज़ सिराजुद्दौला है ना, सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला को कैसे डिफरेंट याद करोगे? एक ट्रिक बताता हूँ, वो तो याद बस हो जाए, आप भी उसी तरह करना। सिराजुद्दौला, दूसरा क्या है? शुजाउद। कल को मैं पूछूंगा बैटल ऑफ प्लासी में शुजाउद्दौला था कि सिराजुद्दौला था, अभी तो याद रहेगा लेकिन कल को आप भूल जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे याद कैसे रखना है, देखो यहाँ पे यूपी साइड है, ये वाला जो अवध रीजन पुदासा से यूपी इन पाया, उस वक्त उसको अवध बोलते थे। वहाँ पे है शुजाउद्दौला, SHUJA, शुजा, यू फॉर यूपी। तो ऑटोमेटिकली बंगाल वाला कौन हो गया? सिराज, SIRAJ, सिराज। आई और यू इस तरह से आप याद रखोगे। तो फिर यहाँ पे आ गया कौन? मीर कासिम। अब मीर कासिम ये लोग मिल के ट्रिक करते हैं, भाई हमसे तो नहीं हो पाया, अब हम तीनों मिल के क्या करेंगे? अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे, चौशिकबा से। उनका एक प्लान हो जाता है। फिर ये तीन मिल के कौन कौन? अवध, यहाँ पे शाह आलम दिल्ली में रूलर है, जो शाह आलम, एक शुजाउद्दौला यूपी से, और मीर कासिम, ये तीनों मिल के क्या करेंगे? अंग्रेज़ों को भगाने की एक कोशिश करते हैं। उसी को हम बोलते हैं 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर एकदम यूपी और बिहार के बॉर्डर में ही होता है, जगह इधर ही आसपास में एक जगह आता है बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर कब होता है? 1964 में। यहाँ पे कौन कौन होता है? एक साइड पे तो शाह आलम 2 हुआ, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। ये एक टाइम पे कौन है? ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पे ये तीनों फोर्सेस हैं। दूसरे टाइम पे कौन है? ब्रिटिशर्स। तब भी जो है ये ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाते हैं, ये हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब पहले क्या हुआ? सिर्फ हराया था, लेकिन अभी तक उन्होंने कंट्रोल लिया था कुछ नहीं, भाई हरा दिया अपने। देखो उस वक्त नवाब किसी को, पहले मीर जाफ़र को रखा, फिर मीर कासिम को रखा, लेकिन फिर ये लोग भी नहीं वो हुए। तो ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ पहले, फिर बैटल ऑफ चिंसुरा, फिर बैटल ऑफ बक्सर। 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? देखो अवध के रूलर को भी हरा दिया, मीर कासिम बंगाल के रूलर को भी हरा दिया, और शाह आलम जो मुग़ल का रूलर था, जो वहाँ पे बैठा हुआ था नाम का, उसको भी। तो 3 जो प्रॉपर फोर्सेस थे, तीनों को हरा दिया। और इस तरह से इस बैटल को हमने क्या बोला? बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1760 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे? बंगाल से मीर कासिम को भगा के अपना किसी बंदे को रख देंगे, है ना। अवध में कौन था? शुजाउद्दौला। यहाँ पे दिल्ली में कौन था? शाह आलम 2। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? ये क्वेश्चन आता है हमेशा, आपको हर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में इन 4-5 जो पॉइंट्स बताए, बैटल ऑफ प्लासी, चिंसुरा, बक्सर और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इनमें से क्वेश्चन दिखेगा। क्योंकि ये हिस्ट्री में सबसे, एक हिस्ट्री में एक लैंडमार्क मूवमेंट चिन्ह पाया, जहाँ पे ब्रिटिश की इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो बंगाल रीजन है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने से किसी नवाब को रखेंगे, क्लियर। और फिर अवध और इसके साथ एक ट्रीटी करेंगे इलाहाबाद की। तो यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि जो शाह आलम 2 है, अब के बाद वो दिल्ली में नहीं रहेगा, वो अवध में यहाँ पे रहेगा पेंशन में, ब्रिटिश के, किसके? ब्रिटिश के पेंशन में रहेगा। अब वो दिल्ली में नहीं रहेगा। और फिर इसी तरह जो शुजाउद्दौला है, उसके साथ भी एक ट्रीटी करेंगे कि भाई अब तुम हमसे नहीं लड़ोगे, हमको इतना कंपनसेशन दे दो वॉर का, इस तरह से कुछ। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू बंगाल, अब यहाँ पे उनका सारा ट्रेड कहाँ से होता है? बंगाल से होता है। तो बंगाल में इस ट्रीटी के अंदर 2 राइट्स होते हैं। एक होता है निज़ामत राइट, निज़ामत राइट एंड दीवानी राइट्स, ये याद नहीं रहते ना। दीवानी राइट को सॉन्ग टैक्स कलेक्ट करने का राइट। अभी एक बात बताओ, एक स्टेट में गवर्नमेंट कैसे चलेगी? जब उसके पास टैक्स होगा, पैसा होगा तभी चलेगी। विदाउट पैसा टैक्स के कुछ होगा? कुछ नहीं होना है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? ये तो नवाब खुद करेगा, निज़ाम तो कौन चलाएगा? नवाब। लेकिन टैक्स कलेक्शन कौन करेगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया। अब मुझे बताओ, टैक्स तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट कर रही है सब कुछ, और निज़ाम चलाने के लिए बोल रहा है नवाब को, तो हो पाएगा? तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूअल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हुआ कि नहीं? ड्यूअल
तो जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी उसके बाद बंगाल में क्या आ गई, ड्यूअल गवर्नमेंट आ गई, जहाँ पे निज़ामत जो है वो चलाएगा कौन, नवाब, और दीवानी राइट्स किसको आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्शन के राइट्स आ गए। अब वो क्या करेगा, जितना हो सके लूट मार मचाएगा। दीवानी राइट्स आ गया किन के पास, ब्रिटिशर्स के पास। और यहाँ पे करप्शन भी दबा के बढ़ जाता है, और इसी के चलते यहाँ पे बंगाल में फेमाइन आ जाता है। बंगाल में फेमाइन आ जाएगा अराउंड 1770s में, क्योंकि 64 में 65 में इलाहाबाद ट्रीटी के बाद बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट आता है। इस तरह से यहाँ पे फेमाइन आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक स्टोरी था।